गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। भारतीय संविधान के स्रोत से हमारा अभिप्राय है कि भारतीय संविधान में अनेक ऐसे फीचर्स हैं, अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हमने दूसरे देशों के संविधान से ली है। तो ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो कि हमने दूसरे देश के संविधान से लिए हैं, और इसके साथ साथ कौन से विषय भारतीय संविधान में किस देश से लिए हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव भी रहा है, और ये भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान का लगभग जो हिस्सा है वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है, या भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में हमने फेडरल स्कीम ली है, संघीय तंत्र लिया है। यानी कि भारतीय संविधान में फेडरल स्कीम है, फेडरल सिस्टम है, संघवाद है, हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा होता है, और भारतीय संविधान में भी शक्तियाँ 3 सूचियों के माध्यम से वितरित है। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को अलग शक्तियाँ व राज्य सरकार को अलग शक्तियाँ दी गई हैं। संघीय तंत्र के साथ साथ राज्यपाल के पद की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। यह पद भी भारतीय संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, और भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल जो है वो प्रांतीय स्तर पर नाम मात्र की कार्यपालिका है। इसी के साथ साथ न्यायपालिका की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में है। जुडिशरी सिस्टम का प्रावधान भी भारतीय संविधान में किया गया है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से यह जो व्यवस्था है, जो कि न्यायपालिका का प्रावधान भारतीय संविधान में है, वह भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसी के साथ साथ लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन व आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविज़न का प्रावधान भी भारतीय संविधान में है, जो कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 में है। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविज़न का प्रावधान भारतीय संविधान में है, और यह प्रावधान भी हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है। इसी के साथ साथ प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स का प्रावधान भी भारतीय संविधान में है, जो कि हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बाद हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की। जिस प्रकार से भारतीय संविधान पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा, उसी प्रकार से भारतीय संविधान पर ब्रिटेन का प्रभाव भी देखा जा सकता है। अनेक ऐसे विषय हैं जो कि ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में हमने लिए हैं, जोड़े हैं। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में हमने संसदीय शासन लिया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली है। संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ केंद्रीय स्तर पर नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है, जबकि प्रांतीय स्तर पर नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल व वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री है। तो संसदीय शासन प्रणाली का जो कंसेप्ट है वह भारतीय संविधान में हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसी के साथ साथ विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यह प्रावधान भी भारतीय संविधान में है, और विधि का शासन का प्रावधान भारतीय संविधान में हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। विधि के शासन से हमारा अभिप्राय है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति एक समान है। इसी के साथ साथ विधायी प्रक्रिया जो है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान भी भारतीय संविधान में है, जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किए हैं, जोड़े हैं। और साथ ही एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ।
इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप है। हम केवल भारत के नागरिक हैं और ये प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। इसी के साथ साथ मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, यह प्रावधान भी भारतीय संविधान में है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है, यह कंसेप्ट भी भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इसी के साथ साथ परमाधिकार लेख व संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद यानी कि द्विसदनीय विधानवाद, द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान भी भारतीय संविधान में है, बाइकैमरल है। और यह प्रावधान भी भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय विधायिका में अगर हम केंद्रीय स्तर पर बात करें तो संसद के 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, और प्रांतीय स्तर पर भी राज्य विधानमंडल के 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर देखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारतीय संविधान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रावधान भी रहा है, प्रभाव रहा है। और संयुक्त राज्य से हमने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का कंसेप्ट लिया है, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट भारतीय संविधान में हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। और ये जो विशेषता है भारतीय संविधान में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। इसी के साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ, इंडिपेंडेंस जुडिशरी सिस्टम है। यह प्रावधान भी भारतीय संविधान में है कि हमारी जो न्यायपालिका है वह अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किसी भी राजघराने के कंट्रोल में नहीं है, किसी दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं है, किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि हमारी जो न्यायपालिका है वह अपने आप में स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है यह भी भारतीय संविधान में है, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यह प्रावधान भी भारतीय संविधान में है कि हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और साथ ही उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था भी की गई है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो उसको संभालने का काम करता है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था भारतीय संविधान में है, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। साथ ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको हटाने का प्रावधान भी किया गया है। और यह प्रावधान जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र भी भारतीय संविधान में है, जो कि आर्टिकल 61 में निहित है। और यह प्रावधान भी भारतीय संविधान में हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग का जिक्र जो है वो किया गया है। अमेरिका के साथ साथ भारतीय संविधान पर आयरलैंड के संविधान का प्रभाव भी देखा जा सकता है। भारतीय संविधान पर आयरलैंड का संविधान का भी प्रभाव है। आयरलैंड से भारतीय संविधान में हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, DPSP लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किए हैं। इसी के साथ ही राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का भी प्रावधान है आर्टिकल 54 व 55 में, जो कि आयरलैंड के संविधान से निहित है। और इसी के साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं। यह प्रावधान भी भारतीय संविधान में है। और ये कंसेप्ट भारतीय संविधान में हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान के साथ साथ
भारतीय संविधान पर कनाडा के संविधान का प्रभाव भी देखा जा सकता है। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम जो है संघीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था के साथ साथ हमारा जो सेंटर है वो अपने आप में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है। तो यानी कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान भी भारतीय संविधान में है। और ये कंसेप्ट हमने कनाडा के संविधान से लिया है, क्योंकि केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है और राज्य के पास क्या है, उतनी शक्ति नहीं है जितनी कि केंद्र के पास है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यह प्रावधान भारतीय संविधान में जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसी के साथ अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, भारतीय संविधान में रेजुडिशरी पावर का भी जिक्र किया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का भी जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में निहित नहीं है उसको अवशिष्ट शक्ति में रखा गया है। और अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में है जो कि हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसी के साथ ही केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्य के जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में है जो कि हमने कनाडा के संविधान से लिया है, ग्रहण किया है। इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है, ये प्रावधान भी भारतीय संविधान में है और ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इस प्रकार से भारतीय संविधान पर कनाडा का प्रावधान भी, कनाडा का जो प्रभाव है वह भी देखा जा सकता है। कनाडा के साथ साथ भारतीय संविधान पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का भी प्रभाव नज़र आता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में हमने समवर्ती सूची ली है, कंक्रीट लिस्ट, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, यानी कि संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है। लेकिन दोनों में अगर गतिरोध हो जाता है तो उस समय संसद का कानून मान्य होगा। तो इस प्रकार से समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में है और ये प्रावधान भारतीय संविधान में हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। साथ ही वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये प्रावधान भी भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और इसके साथ साथ संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, जो कि आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद के दोनों सदनों में अगर गतिरोध हो जाता है तो उस समय संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 में है और ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके साथ साथ जर्मनी के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर देखा जा सकता है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं, यानी कि जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का सत्कन, जो आपातकाल के समय हमारे मूल अधिकार स्थगित हो जाती हैं, ये प्रावधान भारतीय संविधान में है और ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। जर्मनी के साथ साथ रशिया के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर देखा जाता है। रशिया के संविधान से भारतीय संविधान में हमने मूल कर्तव्यों को स्थान दिया है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल भाग में नहीं थे बल्कि बाद में जोड़े गए थे। मूल संविधान में जो है मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं था, बल्कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं, 1976 में जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य जो है वो सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए। सरदार सवर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी और भारतीय संविधान में जो है वो 10 मूल कर्तव्य उस समय जोड़े गए थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4A अनुच्छेद 51 में निहित है। तो इस प्रकार से रूस के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर देखा जा सकता है। साथ ही प्रस्तावना में जो न्याय है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है, यह भी भारतीय संविधान में हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है। रूस के संविधान के साथ साथ फ्रांस के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर देखा जा सकता है। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्र का प्रावधान किया है, रिपब्लिक, भारत एक रिपब्लिक कंट्री है और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह प्रावधान जो है वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान का इसमें प्रभाव है। इसके साथ साथ ही प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व
के आदर्श का प्रावधान किया गया है, यह भी भारतीय संविधान में हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, फ्रांस के संविधान से जोड़ा है। फ्रांस के संविधान के साथ साथ भारतीय संविधान पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान का प्रभाव भी देखा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र आर्टिकल 368 में है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं और भारतीय संविधान में हम 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, जिसमें कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के सहमति के द्वारा संशोधन। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है और ये प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। साथ ही राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में की गई है और ये प्रावधान भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही ग्रहण किया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के साथ साथ भारतीय संविधान पर जापान के संविधान का प्रभाव भी देखा जा सकता है। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ये प्रावधान भी भारतीय संविधान में है और ये हमने जापान के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किए हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के स्रोत से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं से है, उन विषयों से है जो कि हमने अलग अलग देशों से ली है।